दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ FRO UKPSC का जो पेपर हुआ था, यानी जो हमारा फॉरेस्ट रेंजर्स का जो पेपर है, इसको देखेंगे, इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो ये हमारे जो एग्ज़ाम है वो लोअर PCS और जो FRO का एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे आइडिया लग सकते हैं कि किस सेक्शन से हमारे कितने क्वेश्चन बने हैं। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में बहुधा वर्ण यानी यव, यानी ऋग्वेद में जो मेंशन है यव, ये किस शब्द से है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जौ से होगा। जौ से इसका शब्द अर्थ होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जो सभ्यता थी उसे वैदिक सभ्यता बोला गया। और इस काल की जानकारी मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन है जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का वेद है। और इस काल में स्तुति करना और यज्ञ में बलि या चढ़ावा देना देवताओं की उपासना की प्रमुख पद्धति थी। और यज्ञाहुति में शाक और जौ डाली जाती है, और इसी को ऋग्वेद काल में यव कहा गया है। और ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और आमतौर पर जौ के लिए किया गया है यव। फिर इसमें देखेंगे कि भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसके शासनकाल में फैला। और जो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है वो अशोक था हमारा, उसने अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण राजा था, और पटना इसकी राजधानी यानी पाटलिपुत्र, और जिसके विजय के यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, इंडिका बुक भी लिखी है मेगस्थनीज ने विवरण किया है। इसके शासनकाल के अनुसार जैन धर्म का प्रसार हुआ। फिर हमारा कि मेहरौली दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में नाम अंकित है। तो लौह स्तंभ में नाम किसका अंकित है, तो चंद्र का। तो मेहरौली का लौह स्तंभ में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रखा है। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि लौह स्तंभ में जो कुछ भी लिखा है वह गुप्त लेखों की शैली का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही होगा। फिर देखेंगे कि निम्न कवियों में से कौन सा कृष्ण भक्त कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी रसखान जो थे कृष्ण भक्त कवि थे। तो जिन भक्त कवियों ने कृष्ण के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना अपना लक्ष्य बनाया है वे कृष्णाश्री शाखा या कृष्ण भक्त कवि कहलाए हैं। इसमें जैसे सूरदास, परमनाथ दास, कृष्णदास, नंददास, रसखान, नरोत्तम दास, मीराबाई और श्री भट्ट गोविंद स्वामी। तो ये देख सकते हैं इनकी डिटेल। स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, ये सभी इसी काल के कवि हैं। फिर हमारा चौथ एक कर था जिसे वसूलते थे। तो चौथ कर को कौन वसूलते थे, ऑप्शन नंबर सी मराठा वसूलते थे इस कर को। तो चौथ एक प्रकार का कर होता था। यह कर मराठा 17वीं 18वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी द्वारा लगाया गया था, और पड़ोसी राज्य की शत्रु की रक्षा के लिए 1/4 भाग लिया जाता था। इसमें 1/4 भाग लिया जाता था, और यह लगभग पूरे उत्तर भारत से वसूला जाता था, जिसे मराठा उनके प्रांत की विदेशियों के आक्रमण से रक्षा कर सके, इसलिए यह वसूला जाता था। फिर है हमारा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जिसके नेतृत्व में लड़ा गया। तो ये किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इनके नेतृत्व में लड़ा गया था। 1857 का जो युद्ध था या क्रांति थी हुई थी संग्राम, तो भारत का नेतृत्व जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब कुंवर सिंह, मौलवी अहमद उल्ला शाह ने किया था। जबकि सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी ने 20वीं शताब्दी में किया था। फिर है हमारा कि वुड डिस्पैच संबंधित है। तो वुड डिस्पैच हमारे शिक्षा से संबंधित है, यानी एजुकेशन से संबंधित है। तो सर चार्ल्स वुड ब्रिस्टिश जो थे ब्रिटिश इंडिया के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए एक योजना बनाई और उसे लॉर्ड डलहौजी को 1854 में भेजा था, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड वुड डिस्पैच कहा गया है, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ड भी कहा जाता है। फिर हमारा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज वॉज, तो स्वामी विवेकानंद इसके तो थे हमारे। राजा राम मोहन राय होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, राजा राम मोहन राय। तो आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक महान समाज सुधारक जिन्होंने भारत के प्रबोधन और उधर सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का शुभारंभ किया, तो राजा राम मोहन राय थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। फिर डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। बाकी इनकी डिटेल है। इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे,
और गांधी जी ने जो आंदोलन लगे हैं इनका भी बारे में पूछा जाता है। तो जैसे इसमें चंपारण सत्याग्रह 1917 में था, और खेड़ा आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो 1942। तो ये डायरेक्ट सन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर अगला है हमारा कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन था। तो अंतिम गवर्नर जो था वो सी राजगोपालचारी था। भारत का स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। फिर है हमारा कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो जो गोमती है ये लखनऊ, ये सही है शहर। सरयू अयोध्या, अलकनंदा बद्रीनाथ। लेकिन जो नर्मदा है ये सतना, ये गलत होगा हमारा। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली नदी है, जिसे मध्य प्रदेश गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा, तो ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और इसी के किनारे जो हमारे गुजरात का बड़ोदरा शहर है यह स्थित है। फिर लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अरब सागर में है, दक्षिण पश्चिम तट पर है लक्षद्वीप। और फिर निम्नलिखित राज्यों में से किसकी बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो मणिपुर की जो है या इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बांग्लादेश से जो सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये साझा करते हैं। जो मेघालय होता है ये इससे साझा नहीं करता है। मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये हमारे इससे साझा करते हैं, और पश्चिम बंगाल। फिर है हमारा कि निम्न ग्रहों में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय लेता है। तो जो सबसे कम समय लेता है वो होता है हमारा बुध जो होगा इसका सबसे कम समय लेता है। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में करता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किस दिन पृथ्वी पर सभी स्थान 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात अनुभव करते हैं। तो ये 21 मार्च को होगा। 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात अनुभव करते हैं। फिर जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो क्या होता है। तो ये हमारे साइंस से रिलेटेड है कि द्रव्यमान वही रहता है लेकिन भार बदल जाता है, 1/6 हो जाता है भार। फिर निम्नलिखित में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो ये ओजोन परत होगा। तो साइंस के बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फिर वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। तो ये आयनमंडल करती है, आइसोस्फीयर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। बनकर तैयार इस दिन हुआ था, लागू 1950 को हुआ था 26 जनवरी। और 26 जनवरी 1950 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था। गणतंत्र भारत के 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का। तो मौलिक कर्तव्य हमारे 51 को या 51 ये बताता है आर्टिकल। फिर भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित प्रधान होता है। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया प्रेजिडेंट इज अ इलेक्टेड हेड, तो इसलिए इसको गणराज्य बोला जाता है। फिर भारतीय संसद में शून्यकाल। तो शून्यकाल कब से होता है। तो ये होता है 12 बजे, ठीक 12 बजे। तो 12 बजे जो होता है हमारा शून्यकाल होता है। तो 12 बजे दोपहर का समय ना तो मध्यमान पूर्व का समय होता है ना ही मध्याह्न पश्चात का समय। शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इस नाम से जाना जाता है। इसे आवर भी कहा गया है क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे घंटे तक चलता है, अर्थात 1 बजे दिन के सदन का दिन के भोजन के लिए आवश्यक अवकाश होने तक शून्यकाल का यह नाम 1960 और 1970 की शताब्दी में रखा गया था। फिर कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है जब वह, तो ये जब इसका जो हमारा बी होगा वो सही होगा, जब दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाए तब वो कानून का स्वरूप लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति को कौन थे। तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो ये 6 माह हो सकती है, 6 मंथ। फिर अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद को कौन संबोधित कर सकता है। तो भारत के महान्यायविद को, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या इसे महान्यायवादी भी बोलते हैं। आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख मिलता है। और यह संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है और इसे संसद को संबोधित करने का अधिकार भी प्राप्त है।
फिर हमारा निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के बिना पद से हटाया जा सकता है? तो इसका जो सही होगा हम ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यपाल। इसे महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर, यानी राष्ट्रपति जब उसको हटा भी सकता है इस महाभियोग के बिना। फिर आरटीआई सूचना का अधिकार, तो ये कब हुआ था? 2005 में हुआ था। 2005 में लागू किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था। फिर अगला है हमारा कि तालिका का 1 को तालिका 2 से मिलाना है, यानी 5 ईयर प्लान से संबंधित है हमारा ये। तो इसका जो देख लेते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारी 1969 से चली थी और 1974। सातवीं जो है वो 1985 से 90 और नवीं जो है 1997 से 2002 और दूसरी जो थी वो 1956 से 1961। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत ही भारी उद्योग स्थापित किए गए थे, जिनमें दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात उद्योग शामिल हैं। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता था? तो ये बहुत बार पूछा जाता है। 5 ईयर प्लान जो था इसका उद्देश्य ये हमारा सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता था। और ये 1951 से 2017 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। फिर कई राज्यों द्वारा अपनाए गए मूल्य संवर्धित कर ने प्रतिस्थापित किया है। तो किससे प्रतिस्थापित किया? तो बिक्री कर को, यानी सेल टैक्स को इन्होंने प्रभावित किया है। फिर निम्नलिखित में से एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो डी, यानी मूल्य संवर्धित कर जो है ये डायरेक्ट टैक्स हमारा नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स है। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती है, यानी इसे किसी दूसरे पर नहीं टाल सकते हैं। उदाहरण जैसे हमारा आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी कर, ये हमारे तो मूल ये हमारे अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन जो मूल संवर्धित कर है ये हमारे प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर ये ऊपर ये प्रत्यक्ष कर होंगे हमारे, लेकिन मूल्य संवर्धित कर ये हमारा अप्रत्यक्ष कर होगा। फिर अगला देखेंगे, निगम कर लगाया जाता है। तो जो कॉरपोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, तो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा। तो निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियां निगम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और यह केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। फिर हमारे साइंस के क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो ये तने से प्राप्त की जाती है हल्दी, टर्मरिक। फिर हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा, ये बायोडीजल का मुख्य स्रोत है। फिर रेशम कीट की निम्न में से किस अवस्था को में रेशम का स्राव होता है? तो सी, लार्वा। तो रेशम कीट की लार्वा अवस्था में रेशम का स्राव होता है। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जीनोम शब्द से संबंधित है? किससे जीनोम शब्द संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जीव के जीन से ये संबंधित है। फिर अगला है हमारा कि पादप हेरोइन एक अचेनात्मक दवा का स्रोत है। तो एक निम्न में से कौन एक पादप हेरोइन का स्रोत है पूछा है? तो पॉपी जो है ये हमारा पादप हेरोइन का स्रोत है। तो पॉपी, जिसका रासायनिक नाम देख सकते हैं, अफीम के पौधे पेपेवर सोमिनिक्रम के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है, जिसके सेवन से मादकता आती है। इसका सेवन करने वाले को अन्य बातों के अलावा तेज नींद आती है। अफीम में 12% का तक माफीन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक दवा ड्रग तैयार की जाता है। फिर घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। फिर निम्नलिखित में से किस आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है? तो इन सभी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी अनुप्रयोग, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड साइज एंड कैपेबिलिटी। तो इनके आधार पर कंप्यूटर को बांटा जा सकता है। फिर बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? तो ये होगी हमारी बीट। सूचना में मतलब सबसे छोटी इकाई हमारी बीट होती है। फिर कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिजनेस में किया जाता है, ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की, बिजनेस में यूज की जाती है। फिर हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? तो इसे बग्स बोला जाता है। जो भी एरर आती हैं इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज बग। फिर हमारा इनमें से कौन सा एक सामाजिक संजाल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, परम जो है एक सोशल नेटवर्क नहीं है। फिर पर्यावरण से संबंधित है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 15 जून को जो मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
फिर नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है। तो ये किन किन जनपदों में फैला है, तो ये हमने हमारे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये 3 जिलों में फैला है हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषक जैव विघटक है। तो ऑप्शन नंबर डी जैव अपशिष्ट यानी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है जैव विघटक है। फिर उत्तराखंड से रिलेटेड है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर सी मीणा जो है ये उत्तराखंड में नहीं करेगी। बोक्सा, भोटिया और थारू ये उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। फिर निम्नलिखित में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल में शासन रहा था गोरखाओं का। फिर है हमारा कि उत्तरांचल राज्य नाम उत्तराखंड में अंकित किया गया था। तो ये हमारे 2007 में किया गया था, 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हो गया था। फिर है भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र थे। तो ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर जो क्षेत्र थे वो थे हमारे 1, 2, 3 यानी ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग का कुछ क्षेत्र आता था। फिर उत्तराखंड की ताम्र नगरी, तो ये अल्मोड़ा को बोला जाता है द कॉपर सिटी ऑफ उत्तराखंड। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी किस वर्ष। तो ये 1945 में हुई थी कुमाऊं रेजिमेंट। फिर उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक वंश था। तो ये कुड़िंद था प्रथम राजनीतिक वंश। प्रथम ऐतिहासिक वंश जो होगा, प्रथम ऐतिहासिक में आएगा कार्तिकेयपुर वंश और जो राजनीतिक वंश आएगा वो कुड़िंद वंश होगा। और ये जो थे मौर्यों के अधीन थे ये लोग, और इनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो अमोघ मूर्ति था। फिर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये क्यों की गई थी, ये तो ये टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राजा से शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए ही टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। फिर अगला है हमारा कि गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित में से किन मंडलों में था एक भाग था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरठ मंडल का एक भाग था। यानी उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसने की थी। तो यह HD देवगौड़ा इन्होंने की थी। फिर हमारा संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं, ये गलत है। इसमें विधानसभा की जो है 17 सीटें, विधानसभा की 17 सीटें, 78 तहसील हैं और 27वां राज्य है, 95 विकास खंड हैं। फिर है हमारा कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 धाम सम्मिलित नहीं है। तो रुद्रनाथ जो है हमारा 4 धाम नहीं है। फिर हमारा नंदा राजजात को मनाया जाता है, तो वह 12 वर्षों में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, तो ये होगा हमारा तुंगनाथ। तुंगनाथ जो है 3640 मीटर पर स्थित है। फिर निम्नलिखित में से एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सोनप्रयाग जो है पंचप्रयाग में नहीं होगा। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये हमारे 5 प्रयाग हैं। फिर प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है, तो ये देवीधुरा में खेला जाता है। फिर हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये हमारे हल्द्वानी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर वह स्थान जहाँ उत्तराखंड की नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में हुआ था। फिर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता, तो ऑप्शन नंबर ए गोरा देवी है, पर्यावरण रक्षा से संबंधित था। फिर निम्न जनजाति में से एक उत्तराखंड की नहीं है। तो नागा जो है ये उत्तराखंड की नहीं है, बाकी तीनों उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। फिर हमारा द्विलेन हिमालय हाईवे का निर्माण हो रहा है, और किन स्थानों को जोड़ेगा वो हैं। तो ये है त्यूनी और लोहघाट, इनको जोड़ेगा द्विलेन हिमालयन हाईवे। फिर है हमारा निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी 58, 72 और 74 NH जो हैं ये उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल, तो ऑप्शन नंबर बी सुरजीत सिंह बन्नाला हैं प्रथम गवर्नर। वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार ने जिस नए विभाग की स्थापना की गई है वह है, तो वह है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, यह विभाग की स्थापना की गई है। 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। उनमें से कौन एक वह जिला है। तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये उस टाइम की घोषणा होती डीडी हाट को हुई थी, कोटद्वार, डीडी हाट और रानीखेत और यमुनोत्री। फिर वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है, तो ये क्या करता है, ये हमारा भूगर्भिक सर्वेक्षण करता है।
फिर है गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है, तो ये हमारे कोसी कटारमल में स्थित है। फिर है उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी कस्तूरी मृग है। निम्न में से उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो उत्तराखंड में इनमें से क्या अवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बाकी तीनों जो हैं ये उत्तराखंड में स्थित हैं। और जो ये है हमारे भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। निम्न वृक्षों में से कौन सा है उत्तराखंड में लीसा? तो ये कहाँ से मिलता है हमें? चीड़ से, पाइन ट्री, लीसा मिलता है इससे। फिर इससे आगे को सी सेट के क्वेश्चन इनको अगली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।